अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम फखरियात एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने QSO कानून शहादत ऑर्डर 1984 यानी लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट किया हुआ है फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जुडिशियल सर्विसेज एज अ सिविल जज, एडिशनल सेशन जज एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लाइक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड अटॉर्नीज एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो जितने आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं वो आपके 100% क्लियर होंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज चल रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वाइज चल रहे हैं और एक एक आर्टिकल की बेयर एक्ट्स की रीडिंग करके, यानी ये जो हमारे लेक्चर हैं ये बेयर एक्ट सीरीज हैं। हम बेयर एक्ट की कंप्लीट जो वहां पे डिटेल होती है एक एक आर्टिकल की, वो मैं आपको बड़ी डीप जाके इंतहाई आसान वर्डिंग में अगर कोई ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट है जिसने कभी क्यूएसओ को हाथ नहीं लगाया, इवन के जो एलएलबी का स्टूडेंट है जिसको पता ही नहीं है कि एविडेंस क्या होता है, वो भी मेरा लेक्चर सुनकर 100% उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और जो लोग सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस की तैयारी कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट तो फर्दर जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ रेगुलर रहें। और एक गुजारिश मैं आपसे करता हूं, जब भी आप मेरा लेक्चर सुने आपके पास QSO का कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसका बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। बुक फॉर्म में हो फिर भी ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकलवाया हुआ फिर भी ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बेयर एक्ट अपने सामने रख लें, जो जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं आप उधर से अपनी बुक को, अपने नोट को हाईलाइट करते जाएं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो आर्टिकल है, ये जो चैप्टर है, इतना काम जो हमने कर लिया है वो हमारा 100% क्लियर हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो आज का हमारा लेक्चर है QSO 1984 बेयर एक्ट। चैप्टर नंबर 3 है एडमिशंस प्लस कन्फेशंस। कोई भी लॉयर हो, एडवोकेट हो, जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई भी जो एक लॉ का स्टूडेंट होता है, जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है, वो इन दोनों अल्फाज से बखूबी वाकिफ होता है कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। आज मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में इस तरह से इन दोनों की वजाहत करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में। तो आज आपकी वो जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। जी, तो इस लफ्ज का क्या मतलब है? जब हम लॉ एज अ लॉ के स्टूडेंट जब हम डिस्कस करते हैं एडमिशन को, जब हम पढ़ते हैं, और एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिशनर जब हम इसको देखते हैं एडमिशन और कन्फेशन को, तो इसका मतलब क्या होता है? डी स्टूडेंट्स, in simple words you can say that admission is a term which used for civil trials, civil cases, and confession is a term which used for criminal cases। यानी इसका मतलब ये हुआ, जितनी सिविल नेचर के केसेस हैं वहां पर आप एडमिशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और जितने क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं वहां पर आप कन्फेशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप एडमिशन और कन्फेशन की स्टेट पर पहुंचेंगे कब, वो सारा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता चलूं। जब भी मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं, एक 2 मिनट की, एक उस स्टोरी के एंड पर आप एडमिशन और कन्फेशन तक पहुंच जाएंगे। इसकी जो एक ट्रू फिलॉसफी है, इसकी जो हकीकत है, आप उससे वाज़ेह हो जाएगी। देखें, जब भी किसी माशरे में, किसी टाउन में, किसी कॉलोनी में जब कोई जुर्म होता है, ठीक है, दो किस्म के केसेस होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। अगर कोई जुर्म हो गया तो वो कौन सा होगा? क्रिमिनल होगा। और अगर आपने किसी के पैसे देने थे, किसी से लेन देन किया था, कारोबार था, उसकी वजह से आप मुकदमाबाजी में चले गए, तो वो कौन सा होगा? सिविल सूट होगा। ठीक है, यानी सिविल नेचर का केस होगा।
ये दो केसेस होते हैं, सिविल नेचर के केसेस और क्रिमिनल केसेस। जब भी आपने किसी से पैसे लेने देने थे या कोई मसला मसाइल था तो आप सिविल सूट में चले गए, ठीक है, या फिर आपने जुर्म किया तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चले गए, दोनों तरफ से, ठीक है। जब दोनों तरफ से मसाइल पैदा हुए तो आप किसी भी तरीके से जब आप प्रोसीडिंग में गए तो हुआ क्या कि अगर तो क्रिमिनल नेचर का केस था एफआईआर हुई होगी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो एफआईआर हुई होगी, अगर नॉन कॉग्निजेबल था तो फिर एफआईआर नहीं होगी, डायरेक्ट कंप्लेन होगी, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर तो फौजदारी का केसेस था तो पुलिस ने क्या शुरू कर दी, एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो मुल्जमान को बुलाकर उनको अरेस्ट करके उनसे पूछती है आपने ये जुर्म क्यों किया, कैसे किया, कब किया, वो अपनी सारी एक शवाहिद इकट्ठे करती है जिनको आप एविडेंसेस का नाम देते हैं। उसके बाद पुलिस की कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अपनी एक फाइनल रिपोर्ट जो है चालान या इखराज रिपोर्ट या जो भी इखराज 173 की रिपोर्ट है वो पेश कर देती है इलाका मजिस्ट्रेट को। वहां से आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, फिर चार्ज फ्रेम होता है, फिर आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ये जो सारा फौजदारी का या फिर दूसरा सिविल प्रोसीजर है, इसमें एक स्टेज आती है जब आप अदालत में पहुंच जाते हैं एज अ मुल्जम या फिर एज अ मुदई। दोनों पार्टीज जब जज साहब के सामने अदालत में पहुंच जाते हैं तो अदालत पूछती है कि अगर तो केस सिविल नेचर का है तो जिसने दावा दायर किया है वो अपनी गवाही देता है, वो अपने पेश करता है सबूत, ठीक है। अगर वो सबूत को अगले वाला बंदा मान ले तो वो क्या हो जाता है, एडमिशन, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड्स एडमिशन इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। अब जब भी आप कोर्ट के सामने किसी हकीकत को, किसी फैक्ट को तस्लीम कर लेते हैं सिविल नेचर केसेस में, उसको आप क्या कहते हैं, एडमिशन। इसके बरक्स जो फौजदारी का ट्रायल है, जब आप कोई जुर्म करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से गुजर कर जब आप जज साहब के सामने आते हैं तो जज साहब आपसे पूछते हैं कि आपने कोई जुर्म किया है नहीं किया। वहां पर अगर आप अपनी कोई बात मान जाते हैं कि हाँ हमने ये जुर्म किया है तो वो क्या होगा, वो होगा कन्फेशन। मेरा ख्याल है अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट फर्दर मजीद क्लियर हो जाए 100%। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो सुबह अपने घर से निकला, उसने अपना रिक्शा निकाला, वो रिक्शा ड्राइवर है, उसका अपना रिक्शा है, और वो लेकर चला गया मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जाके खड़ा हो गया, उसको एक सवारी मिल गई। तो जब सवारी मिल गई तो वो जो सवारी वाले थे वो कोई चोर डकैत थे, वो पीछे से कहीं डकैती करके आ रहे थे। तो उन्होंने उसका रिक्शा, उसके रिक्शे में बैठ गए और रिक्शे में बैठ के उसके वो आगे बस स्टैंड तक चले गए। बस स्टैंड के आगे एक नाका लगा हुआ था पुलिस का, तो जो पुलिस का नाका लगा हुआ था वहां पे वो बंदे पकड़े गए और रिक्शे वाला भी पकड़ा गया कि आपने इनको पनाह दी है या आप इनको भगा कर लेके आ रहे थे या आप इनके साथ शामिल थे, एटसेट्रा जो भी है। तो जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, जब आप अपने गवाह एज एन एविडेंस पेश करेंगे, तो वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो कोई मुजरिम नहीं है, ना उसने कोई जुर्म किया है, ठीक है। लेकिन वो ये तो कह सकता है, अगर वो रेलेवेंट है, वो ये तो कह सकता है कि जी मैं सुबह 8 बजे घर से निकला था, ठीक है। ये उसकी जो स्टेटमेंट है ये एडमिशन है। इस पे ना तो उसे कोई सजा मिलने वाली है, ना उसका कोई नफा है, ना कोई उसका नुकसान है। फिर उससे पूछा जाएगा कि ये रिक्शा किसका है, वो कहेगा जी ये रिक्शा मेरा है। ये भी उसने बात तस्लीम कर ली, ये भी एडमिशन है। फिर उससे पूछा जाएगा कि जी आपने इनको किराए के एवज बिठाया था, कितना किराया मुकाया, तो उसने कहा जी 200। उसने कहा ठीक है, ये भी बात उसने मान ली, ये भी उसका एडमिशन है, ठीक है। लेकिन जो मुजरिम अगर बोल पड़े कि जी मैं ही डकैती करके फलां घराने से आ रहा था, तो वो जो मुजरिम की स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, वो कन्फेशन हो जाएगी। यानी अपनी गलती तो वो तस्लीम कर ही रहा है, यानी वो एडमिशन भी कर रहा है जो मुजरिम है। और चूंकि क्रिमिनल में कोई ऐसा काम जिसके आपको सजा मिले
उसके लिए आप लफ्ज यूज करेंगे कन्फेशन की, इकबाल जुर्म की, ठीक है। तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है। एक लफ्ज आपने सुना होगा कि एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज एडमिशन। हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि एडमिशन तो जस्ट एक फैक्ट को तस्लीम करने का नाम है। आया कि वो फैक्ट सच्चा है, झूठा है, हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी कोई सजा है, नहीं है। यानी किसी बात को सिंपल वर्ड में, किसी बात को तस्लीम करने का नाम एडमिशन है। उस पे फ्यूचर में क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप किसी जुर्म को तस्लीम कर लेते हैं तो वो एक तो आपका आ गया तस्लीम करना, यानी एक तो आपने वो एडमिट कर लिया, और दूसरा आपने जुर्म को एडमिट कर लिया तो वो कन्फेशन भी हो गया। तो ये वो स्टेटमेंट है कि एवरी एडमिशन इज कन्फेशन, सॉरी, एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज ऑटोमेटिकली एन एडमिशन। अंडरस्टैंड? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों अल्फाज की, एडमिशन और कन्फेशन की जो फिलॉसफी है, इसकी जो रियलिटी है, वो अब आपकी क्लियर हो चुकी है। तो आए हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। जी, आर्टिकल्स 30 आर्टिकल डेफिनेशन का था। डेफिनेशन यही है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड एडमिशन। जी, तो उसके बाद आपके आर्टिकल्स 31 से लेकर 36 तक हैं, एडमिशन को डील करते हैं। और ये जो एडमिशन को डील करते हैं 31 से 36 तक आपके आर्टिकल्स, इसमें जब आप अदालत में चले जाते हैं, आप देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिनका एडमिशन हो सकता है या जिनका एडमिशन होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका नहीं होता, और किस तरीके से एडमिशन होता है। यानी अगर कोई बंदा आके मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में अपनी बात को तस्लीम करता है तो वो एडमिशन है। अब वो एडमिशन कौन कौन करेगा, कैसे कैसे होगा, किन सूरतों में होगा, ये इन 6 सेक्शंस में बताया गया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझ आ गई आपको। उसके बाद आ गया कन्फेशन। जब आप किसी फौजदारी के केसेस के ट्रायल फेस करते हैं, देखते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि अगर कोई मुजरिम आके कन्फेशन करता है, अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है, अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तो वो उसका कन्फेशन होता है। वो कन्फेशन कौन कर सकता है, किन सूरतों में कर सकता है, कौन कौन से फैक्ट्स में कर सकता है, कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता, उसका जो कन्फेशन है वो कबूल होगा, वो नहीं होगा, ये सारी डिटेल आपको 37 से लेकर 45 तक सेक्शन तक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो पोर्शन है बेसिकली आपके एडमिशन का, 31 से 36 तक, और कन्फेशन 37 से 48 तक, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, बहुत आसान है, इसको आपने सर पर सवार नहीं करना। अगर पहले आप इसमें उलझे हुए थे, पहले आपको खौफ था, पहले आपने कभी ये नहीं पढ़ा था, और आपके माइंड में होगा कि पता नहीं ये क्यूएसओ कितना ही मुश्किल है, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने इसको आपके लिए इंतहाई आसान कर दिया है। मैं इंतहाई आसान वर्डिंग में आपके लेवल पर जाकर इस तरह की एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं कि आपका इन सेक्शन से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं अपने एडमिशन की तरफ। एडमिशन की आपको समझ आ गई कि एडमिशन होता क्या है। अब देख लेते हैं कि कौन से हमारे क्यूएसओ के आर्टिकल्स हैं जो एडमिशन से रिलेटेड है, एडमिशन का प्रोसीजर एटसेट्रा क्या होगा। जी, आर्टिकल 31 सेज एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट। एडमिशन बाय पार्टी, कोई ऐसी पार्टी, दोनों तरफ से कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी पार्टी जो प्रोसीडिंग में है, या फिर उसका एजेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टी दोनों तरफ से, या फिर उनका कोई एजेंट जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो एडमिशन कर सकता है। और अगर कोई इस तरह का बंदा एडमिशन अपना करता है तो वो क्या होगा, किसी भी फैक्ट का एडमिशन करता है तो वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा, ठीक है। 32 देखें, एडमिशन बाय पर्सन्स, एडमिशन बाय पर्सन्स whose position must be proved as against party to suit, ठीक है।
ये भी तकरीबन 31 32 मिलते जुलते हैं। ऊपर हमने एजेंट की बात की थी या फिर पर्सन की बात की थी, या तो पार्टी आके, जो पार्टी है फ्री के मुकदमा है, या वो आके एक्सेप्ट करेगा फैक्ट को, या फिर उसका कोई एजेंट भी कर सकता है, उसका कोई क्लर्क कर सकता है, उसका कोई बिजनेस का कोई जो है पार्टनर कर सकता है, कंपनी का कोई मुलाजिम कर सकता है, एनी एल्स। ठीक है, तो एडमिशन बाय पर्संस हुज पोजीशन, ये जो लफ्ज है पोजीशन का, मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अगर यहां पर ये जो एजेंट है या इससे कोई रेलेवेंट है, फरीके मुकदमा से रेलेवेंट है, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्लियर होनी चाहिए। अब इस ये सेक्शन बहुत दिलचस्प है, इसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं, ठीक है, तो तीनों लोगों ने मिलकर एक कारोबार स्टार्ट किया है। तो कुछ अर्सा बाद तीनों को प्रॉफिट आया, फिर एटसेट्रा एक्सपेंडिचर निकाल के कुछ लॉस हुआ। तो कुछ एक बंदा जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स की रिकवरी करने जाता है मार्केट में, और वो वहां जाके कोई ब्लेंडर कर लेता है एटसेट्रा। ठीक है, अब चूंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है और उसके 3 डायरेक्टर्स हैं, 3 ओनर्स हैं, ठीक है, वो जो बंदा है रिकवरी पर्सन, वो कंपनी के तीनों पर्संस को जवाबदेह है, उसकी जो एक पोजीशन है वो क्लियर होनी चाहिए। कल को आप किसी सिविल सूट में चले जाते हैं तो वो जो रिकवरी पर्सन है वो एक इस तरह से उनके बिहाफ पर, यानी ओनर के बिहाफ पर या किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर क्या होता है, रेलेवेंट होता है, और उसका जो एडमिशन है वो भी रेलेवेंट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी। 33 एडमिशन बाय पर्संस एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। 33 आपका कहता है एडमिशन बाय पर्संस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेसली रेफर किया जाता है। आप कहते हैं कि जी फलां बंदे के पास चले जाएं, वो आपको सारी डिटेल बता देगा। एक बंदे ने अपनी गाड़ी सेल करनी है, असलम ने अपनी गाड़ी सेल करनी है अकरम को, और असलम जो है अकरम को कहता है कि भाई अगर मेरी गाड़ी के बारे में कोई बात पूछनी है तो वो जाके गुलाम फरीद से पूछ लें। गुलाम फरीद को सारा पता ऑटोमेटिकली। इट्स मीन कि अब जो गुलाम फरीद है वो भी इस केस से रेलेवेंट हो गया। अगर अकरम उससे जाके पूछता है, उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ठीक है, अदरवाइज कल को वो जो है उसके बिहाफ पे वो कह सकता है कि मैंने तो आपको कहा था उससे जाके पूछ लो, आपने क्यों नहीं पूछा। ठीक है, जब आप एक्सप्रेसली किसी को रेफर कर देते हैं, किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर देते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसकी हजारों एग्जांपल्स मिल सकती हैं आपको। ठीक है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर किसी रेफर, आप किसी बात को रेफर करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं, कोई आप अपना इशू किसी थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं और कल को कोई मसला मसाइल बन जाता है, जो रेफरल पर्सन है वो भी रेलेवेंट होता है, और उसकी कोई बात भी अगर किसी फैक्ट से, इशू से रिलेटेड हो और वो आकर बयान दे तो वो बयान रेलेवेंट होता है। 34 प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन हिज बिहाफ। प्रूफ ऑफ एडमिशंस, जो आप एडमिशन करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम, किसी भी पर्सन के खिलाफ जब आप किसी किस्म का कोई एडमिशन करते हैं, वो फिर क्या होता है, या तो उस पर्सन के खिलाफ होता है, या फिर आर ऑन हिज बिहाफ, या किसी के उसके बिहाफ पर भी हो सकता है। यानी सिंपल वर्ड्स में एडमिशन का जो प्रूफ है वो डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर किसी के बिहाफ पर भी हो सकता है। बिहाफ पर तभी होगा जब किसी के बिहाफ पर आपने उसको एक्सप्रेस किया है, रेफर किया है, या थर्ड रेलेवेंट पर्सन था उसने आके स्टेटमेंट दी है, तो फिर उसके बिहाफ पे जो एडमिशन का प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं। 35 when oral admission as to the contents of documents are relevant, जब ओरल एडमिशन जो होते हैं, when कब, कब जो है ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। ओरल एडमिशंस किसी भी डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट एडमिसिबल कब होंगे, जब वो उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे। अगर रिलेटेड नहीं है, कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपकी जो जबानी बातचीत है वो किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है तो वो एडमिसिबल है। अगर आपकी बातों का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं है। ठीक है जी। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, सिविल केसेस में जो एडमिशन होते हैं
वो कब रेलेवेंट होते हैं, तो इसकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, ठीक है जी। के सिविल नेचर के केसेस चूंकि काफी ये एक डिटेल वर्क है, सिविल नेचर के बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे इनके जो है सिविल सूट्स होते हैं, कई किस्म के मसाइल हैं, ठीक है जी। लेकिन अब पूछा ये गया है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, तो कोई भी किसी भी केसेस में जो एडमिशन है वो रेलेवेंट उस वक्त होता है जब उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई रेलेवेंट फैक्ट मौजूद हो, ठीक है। फैक्ट इन इशू से रिलेटेड अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट मौजूद है तमाम केसेस में सिविल में, तो वो रेलेवेंट है, अदरवाइज वो इररेलेवेंट है। ये आपका सिंपल सा एक छोटा सा पोर्शन था एडमिशन का। हमने सबसे पहले ये देखा था कि एडमिशन होता क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन से ऐसे एडमिशंस हैं जो इररेलेवेंट हैं, कौन से ऐसे एडमिशंस हैं जो रेलेवेंट हैं, कौन सी पार्टी एडमिशन कर सकती है, किस पार्टी का किस हद तक एडमिशन होता है। तो ये बहुत आसान सी, इंतहाई आसान बातें थी जो आपने पढ़ ली हैं। अब आते हैं कन्फेशन पर 37। कन्फेशन का भी आपको पता है कि क्रिमिनल जब किसी बंदे ने कोई जुर्म किया हो और वो मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर ले, तो उसको कहते हैं कन्फेशन। इकबाल जुर्म यानी जुर्म का एतराफ कर लेना, यानी तस्लीम कर लेना कि उसने ये काम किया है, ठीक है। कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन रेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब इसमें यह पूछा गया है कि कन्फेशन काज्ड बाय, अगर कोई बंदा कन्फेशन करता है, काज्ड बाय किस वजह से कन्फेशन करता है, इंड्यूसमेंट, उसको किसी ने भड़काया है, उसको किसी ने मजबूर किया है, उसको किसी ने थ्रेट किया है, या उसके साथ कोई सीक्रेट प्रॉमिस किया है, व्हेन रेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जब किसी बंदे को, किसी मुजरिम को जब आप धमका कर, उसको धमकी देकर, उसको डरा कर, उसे कोई सीक्रेट प्रॉमिस करके जब उस आप कन्फेशन जबरदस्ती करवाएंगे, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता, दैट इज नॉट कन्फेशन, अंडरस्टैंड। 38 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर लॉ ऑफ एविडेंस। जब भी आप किसी किस्म का कोई इकबाल जुर्म, अपने जुर्म का एतराफ पुलिस के सामने करते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग में वो एडमिसिबल नहीं है, चूंकि पुलिस डराती है बंदे को, पुलिस टॉर्चर करती है, पुलिस रिश्वत लेती है, करप्शन भी करती है, सब कुछ करती है। जब इतना सारा काम पुलिस कर लेती है तो फिर वहां पे डाउट आ जाता है कि ये जो बंदा पुलिस के सामने बात मान के आया है, पता नहीं ये पुलिस से डर के आया है, इसने, पुलिस ने इसको मारा होगा, पुलिस ने इसको पीटा होगा, पुलिस ने इसको कोई धमकी दी होगी, पुलिस ने इसको टॉर्चर किया होगा, लटकाया होगा, एटसेट्रा। तो जब डाउट आ जाए तो डाउट की बेस पे किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होता। तो इसलिए जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए, पुलिस के सामने जो दिया गया एक बयान है, जो कन्फेशन स्टेटमेंट, कोई बंदा पुलिस के सामने मान लेता है अपने जुर्म को, तो वो कन्फेशन तसव्वुर नहीं होगा। 39 कन्फेशन बाय एक्यूज्ड while in the custody of police not to be proved against him। ये वही वाली बात है जो हमने की है, अगर कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में कोई इकबाल जुर्म करता है तो उसको सबूत साबित करने की जरूरत नहीं है। हाउ मच, नंबर 40, हाउ मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अगर हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी जो इंफॉर्मेशन है रिसीव्ड, जो रिसीव होती है फ्रॉम एक्यूज्ड, अगर मुजरिम से, जुर्म करने वाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो वो हाउ मच, कितने परसेंट, मे बी प्रूव्ड, कितने परसेंट प्रूफ की जा सकती है। जब कोई जुर्म होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बंदे को गिरफ्तार करती है, ठीक है। अगर तो उस जुर्म से रिलेटेड उस बंदे से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कोई ऑथेंटिक रिकवरी, कोई पिस्टल, कोई गन, कोई चोरी की जाने वाली चीजें, पैसा, माल, कपड़ा जो उसने चोरी किया है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उसने इस्तेमाल किया है उस चोरी को इस्तेमाल करते हुए, चोरी करते हुए, एटसेट्रा, तो उससे अगर किसी किस्म की कोई सॉलिड एविडेंस और रिकवरी अगर मिलती है, तो उस हद तक वो जो रिकवरी है, वो वाला जो पोर्शन है,
वो रेलेवेंट होगा, और बाकी जो चीजें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, वो सारी इररेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया हाउ मच, कितने परसेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड, अक्यूज्ड से, मुलजम से कितने परसेंट इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो रेलेवेंट होती है। तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती है जिसमें कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद हो, कोई इस किस्म की रिकवरी हो, कोई इस किस्म की सॉलिड एविडेंस आ जाए तो वो रेलेवेंट है। अदरवाइज अगर कोई चीज रिकवर नहीं होती तो फिर इररेलेवेंट है। ठीक है, 41 कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ, ये देखें यहां पर आप आ जाएं 37 पर, अब यहां आ जाएं 41 पर। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल, आपने कन्फेशन कर दी, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल, रिमूव करने के बाद, क्या रिमूव करने के बाद, ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्रेशन caused by inducement threat promise is relevant। यहां पे आपने कहा था कि अगर इस तरह की कोई कन्फेशन है जो इंड्यूसमेंट से करवाई गई है, थ्रेट से करवाई गई है, सीक्रेट प्रॉमिस से करवाई गई है, नॉट रेलेवेंट। ठीक है, यहां पर आप कह रहे हैं कि अगर किसी कन्फेशन में ये चीज रिमूव कर दी गई है, इंड्यूसमेंट, धमकी, खतरा, जब इस तरह की कोई बात नहीं सामने आई, तो जो बात खतरे से खाली है, धमकी से खाली है, डराव धमकाओ से खाली है, अगर बंदा कॉन्सेंट फ्री माइंड होकर अपनी मर्जी से, आजाद मर्जी से, अपने होशो हवास में एक बाल जुर्म करता है, तो वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा। 42 कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट, वो वाले कन्फेशन जो वैसे रेलेवेंट तो होते हैं लेकिन नॉट टू बिकम इररेलेवेंट, लेकिन वो इररेलेवेंट नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अगर आप किसी से कोई खुफिया मुआहदा करते हैं, ठीक है, वो प्रॉमिस तो हो गया, कोई आप सीक्रेटली किसी से डिस्कस करते हैं कोई जुर्म करना, तो दो बंदे सीक्रेट प्लान कर रहे हैं जुर्म करने का, उस वो रेलेवेंट तो है। अब महज उसकी सीक्रेसी की वजह से वो इररेलेवेंट नहीं हो सकता कि जनाब ये तो सीक्रेसी थी। अगर सीक्रेसी थी तो सीक्रेसी तो जुर्म करने की थी ना, इसलिए वो जो जुर्म करने वाली सीक्रेसी है वो क्या होती है, रेलेवेंट होती है। 43 consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under the trial for same offense। आर्टिकल 43 आपका कहता है कंसीडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट, अगर 3-4 लोगों ने मिलकर एक जुर्म कर लिया है और 3-4 लोगों में से एक बंदा जो है मान जाता है कि जी हमने ये जुर्म किया है, अब एक बंदा जो मान गया उसने क्या कर दी, अपनी कन्फेशन कर दी, वो जो कन्फेशन है प्रूव्ड कन्फेशन होगी उसकी। प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग, असरअंदाज हो रही है, पर्सन मेकिंग इट, किस इंसान पर जो ये कन्फेशन बना रहा है, जो ये कन्फेशन कर रहा है, एंड और किस पर असरअंदाज हो रही है, इसके अलावा एंड अदर ज्वाइंटली, ज्वाइंट ट्रायल, उन लोगों पर भी असरअंदाज हो रही है जिन लोगों का वो नाम ले रहा है कि जी हमने और 5 लोग और थे जिन्होंने मिलकर ये चोरी की है। ठीक है, एक बंदा अपनी चोरी मान गया और 4 लोगों और को भी फंसा दिया, ठीक है, या 4 लोग हकीकत में भी शामिल थे तो उसने उनको एक्सपोज कर दिया, ठीक है जी, जिनका सेम ट्रायल चल रहा हो, तो वो भी क्या होती है, कन्फेशन रेलेवेंट होती है। लेकिन जिसने कन्फेशन किया है उसकी हद तक तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन बाकी लोगों को उसके कहने पर सजा नहीं मिलेगी जब तक कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस, जब तक कोई ताइदी, जब तक कोई और सॉलिड एविडेंस जो रेलेवेंट है नहीं मिल जाता। 44 accused person to be liable to cross examination, जो accused person होंगे उन पर जिरा की जाएगी। ठीक है, नंबर 45 admissions not conclusive proof, ये जो admissions होते हैं not conclusive, ये कोई हुक्मी फैसला नहीं होता। अगर कोई बंदा कोई बाले जुर्म कर लेता है, कोई एडमिशन कर लेता है, तो ये जो एडमिशन है इन सिविल सूट्स
वो कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन हतमी फैसला तो तब होगा जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, जब और भी एविडेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, बाकी लोगों को भी सारी रेलेवेंसी सारी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट होगी। ठीक है, जो एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन जो होता है वो कोई हतमी फैसला नहीं होता, बट लेकिन मे स्टॉप, लेकिन वो आपको स्टॉप कर देता है। स्टॉप का क्या मतलब होता है? रोक देना। आपको किस चीज से रोक देता है? एडमिशन आपको इस बात से रोकता है कि जो बात एक दफा आपने तस्लीम कर ली है, अब उस पे स्टॉप लग गया। अगर आपने ड्यूरिंग ट्रायल, आपने इंक्वायरी के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने किसी बात का एतराफ कर लिया है एक दफा, तो वो बात अब आपकी फाइनल है, उस बात से अब आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो अपनी मुकरने वाली बात है इसको कहते हैं स्टॉप। यही मतलब है कि एडमिशन कैन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। चले मान लिया कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर एक दफा आप एडमिशन कर लेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? मे स्टॉप। एडमिशन आपको फिर रोक सकता है कि जो बात एक दफा आपने तस्लीम कर ली है वो तो तस्लीम हो चुकी है, अब अगली बात करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था लॉ ऑफ एविडेंस का, बहुत क्रिटिकल है, इसको समझना इंतहाई जरूरी था। एज अ गुड लॉयर, एज अ गुड प्रैक्टिशनर, एज अ कॉम्पिटिटिव, अगर आप सिविल जजेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पोर्शन को समझना गहराई के साथ बहुत जरूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मैं यकीन करता हूं कि मैंने इतनी आसानी के साथ, इतनी आसान वर्डिंग में, इतनी डिटेल से, इतनी एग्जाम्पल्स के साथ आपको आपके लेवल पे जाके समझाया है कि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई बंदा सिविल ट्रायल्स में एडमिशन करता है, किसी बात को तस्लीम करता है, तो वो कैसे करेगा, किन किन तरीकों से करेगा, उसका रेलेवेंट कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। 31 से 36 तक हमने ये देखा था। फिर हमने देखा कि कन्फेशन क्या होता है और कन्फेशन कौन कौन कर सकता है और किन सूरतों में जो कन्फेशन रेलेवेंट होता है और किन सूरतों में कन्फेशन इररेलेवेंट होता है। ठीक है जी, और उसके बाद ये आपका लेक्चर आज का खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर रहें, मेहनत करें, कामयाब हों, इस मुल्क और कौम की खिदमत करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।